Assalamualaikum. This is me फरमानुल्लाह खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इंतहाई अहम है। आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। और आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया है। फर्स्ट हमारे पास के नर्सिंग रिसर्च किसे कहते हैं और रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में। सेकंड, सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं नर्सिंग में। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास नर्सिंग रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स हैं और उनकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रिसर्च प्रोसेस एंड नर्सिंग प्रोसेस। और इसी के साथ इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर फर्स्ट को, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। ये यूनिट हमारे पास एक्नॉलेज किया है टीचिंग फैकल्टी ऑफ KMU INS पेशावर। फर्स्ट स्लाइड हमारे पास है रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च मीन टू सर्च अगेन और टू एग्जामिन केयरफुली। रिसर्च के जो लफ्जी मानी है तो उसका मतलब है टू सर्च अगेन, दोबारा से सर्च करना या किसी चीज को इंतहाई एहतियात के साथ एग्जामिन करना। अब इसका मतलब आप लोगों को डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा। रिसर्च की डिफिनीशन क्या है कि रिसर्च इज अ डिलिजेंट एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी। डिलिजेंट कहते हैं एनर्जेटिक को, सिस्टमेटिक कहते हैं स्टेप वाइज को। अंडरटेकन टू रिफाइन और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज, ताकि एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन या वैलिडेट किया जाए। रिफाइन मतलब उसको देखा जाए जहां पे कोई इशू है या जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और नया नॉलेज क्रिएट किया जाए। तो रिसर्च की जो डिफिनीशन है तो वो ये है कि रिसर्च इज अ डिलिजेंट एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी अंडरटेकन टू रिफाइन और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज। तो ये हमारे पास एक एनर्जेटिक और एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, स्टेप वाइज ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिफाइन या वैलिडेट किया जाता है, उसमें से जहां पे कोई प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जाता है और नया नॉलेज क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं रिसर्च। The ultimate goal of research is the development of research body of knowledge for a discipline or profession such as nursing। अब रिसर्च का क्या फायदा इंपॉर्टेंस है? रिसर्च का एक मेन मकसद ये होता है कि वो किसी भी प्रोफेशन के लिए एक रिसर्च बॉडी बनाए, जिस तरह नर्सिंग रिसर्च हमारे नर्सिंग के लिए एक रिसर्च बॉडी है। अब रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में, तो वो आने वाले स्लाइड में आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में रिसर्च सब्जेक्ट को। यहां पे आप लोगों को दो MCQs का पता होना चाहिए कि ये रिफाइन और वैलिडेट करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को और न्यू नॉलेज जनरेट करता है रिसर्च। अब हमारे पास नर्सिंग रिसर्च की डिफिनीशन है कि नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट रिफाइन और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज। तो वही डिफिनीशन कि नर्सिंग रिसर्च हमारे पास एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन और वैलिडेट करता है और न्यू नॉलेज जनरेट करता है। अब इसका फायदा क्या है? दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिस। जो हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नर्सिंग रिसर्च। देखो, जब रिसर्च को हम नर्सिंग में यूज करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? उसका यह फायदा होगा कि जितनी भी रिसर्च में न्यू चीजें बनती हैं, न्यू चीजें दरियाफ्त होती हैं, न्यू नॉलेज हमारे पास आता है, तो वो नॉलेज इसलिए होता है कि हम किस तरह अपने नर्सिंग प्रोफेशन को आगे लेकर जा सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, उसमें बेहतरी लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास वो साइंटिफिक प्रोसेस जिसके थ्रू एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट या रिफाइन किया जाता है और न्यू नॉलेज जनरेट किया जाता है, और उस नॉलेज का हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस पे या डायरेक्टली इफेक्ट होता है या इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो इस तरह के साइंटिफिक प्रोसेस को हम कहते हैं नर्सिंग रिसर्च।
तो ये नर्सिंग रिसर्च की भी डिफिनीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अक्सर क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि डिफाइन नर्सिंग रिसर्च, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। The ultimate goal of nursing research is to provide an empirical basis to guide nursing practice. What is referred to as evidence based practice? तो वही बात जो अभी मैंने आपको कही, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस किसे कहते हैं? वो प्रैक्टिस जिसके बिहाइंड कोई रिसर्च हो, जिसकी बिहाइंड कोई एविडेंस हो। सही है। तो नर्सिंग रिसर्च का मेन गोल ये होता है कि वो जितने भी हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, जितने भी हमारे पास प्रोसीजर नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं, तो वो इंटरवेंशन ऐसे हो कि उनके बिहाइंड कोई रिसर्च स्टडी हो, कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो। और ये कहां से आएगा? ये आएगा रिसर्च से। तो इसलिए नर्सिंग में हम रिसर्च पढ़ते भी हैं और रिसर्च परफॉर्म भी करते हैं। आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर रिसर्च परफॉर्म करोगे, तो उसका फायदा ये होता है कि हमारे पास हम जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिस करें उसके बिहाइंड हमारे पास कोई रिसर्च स्टडी हो, कोई हमारे पास एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन जनरेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉर नर्सिंग, कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जनरेट करने के लिए रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च, कोई भी प्रैक्टिस नर्सिंग में जिसकी बिहाइंड कोई एविडेंस हो, तो वो आता है रिसर्च से। और रिसर्च ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस किस तरह लेकर आता है, तो यहाँ पे कुछ टाइप रिसर्च के बताए गए हैं जो कि आपको क्या करता है, आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है, आपको एविडेंस प्रोवाइड करता है कि उस एविडेंस के बेस पे आप नर्सिंग से रिलेटेड या पेशेंट केयर से रिलेटेड कोई भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्शन, जो कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। थ्रू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च we try to identify and better understand nursing phenomena and the relationship among the phenomena। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसके थ्रू हम किसी भी नर्सिंग फिनोमेना के बारे में डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उस फिनोमेना का और फिनोमेना के साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन कौन से फैक्टर उस फिनोमेना को इफेक्ट कर सकते हैं, उन तमाम के बारे में जो हम डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो वो कहां से आता है? वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आता है। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अ क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइविंग prolonged mechanical ventilation. The result from this study provide nurses insight into psychological need of patient being weaned from the वेंटिलेटर। तो ये एक क्वालिटेटिव स्टडी की इन्होंने बात की है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये फिर रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स हैं जो आगे आने वाले वीडियोस लेक्चर में जो है ना हम आप लोगों को क्लियर कट बताएंगे। तो एक क्वालिटेटिव स्टडी हमारे पास कंडक्ट हुई कि जो जितने भी लोग जो वेंटिलेटर पे होते हैं और वेंटिलेटर से फिर हार्ट वीड ऑफ हो जाते हैं, मतलब वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, उनसे वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर उनके क्या एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये क्या है? ये एक क्वालिटेटिव स्टडी है। सही है। तो ये क्वालिटेटिव स्टडी हमें ये मालूमात देती है कि पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होते हैं, वेंटिलेटर से उसको वींड ऑफ करते हैं, तब उसके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, तब उसके क्या बिलीफ होते हैं, क्या उसके फीलिंग्स होते हैं, उसके रिलेटिव्स के क्या फीलिंग्स, क्या बिलीफ होते हैं। मतलब ये है कि उसके कौन कौन से नीड्स हैं, जब हमने उसको वेंटिलेटर से हटाया उसके क्या एक्सप्रेशन थे। तो ये तमाम मालूमात, तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी से आती है, और क्वालिटेटिव स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी का एक टाइप है। तो डिस्क्रिप्शन हमें क्या करता है? हमें वो तमाम एविडेंस, अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि एक पेशेंट अगर हम उसको वेंटिलेटर से रिमूव कर ले और वो ठीक हो जाए तो उसके ये फीलिंग्स हैं, तो मैं खुद से तो नहीं कह सकता ना, मैंने रिसर्च की होगी, तो मेरे पास एविडेंस होगा तब मैं कोई बात करूंगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हेल्प करता है। सेकंड हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन क्लेरिफाई द रिलेशनशिप एमंग फिनोमेना एंड आइडेंटिफाई व्हाई सर्टेन इवेंट्स अकर। अब ऐसा रिसर्च जिसमें हमने कोई एक्सप्लेनेशन की हो या किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन हो, तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि वो किसी भी फिनोमेना के रिलेशनशिप
कि उसका किस किस फैक्टर के साथ रिलेशन है, कि दो फिनोमेना का आपस में क्या रिलेशन है, और कुछ इवेंट हमारे पास क्यों वाकिया होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्सप्लेनेशन रिसर्च से आती है। इस यहां पे एग्जाम्पल है तो उससे आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। An example of this is the research that has been done to examine the relationship between nosocomial infection, higher level of morbidity and mortality and higher hospital cost। तो ये एक रिसर्च है जिसमें रिलेशनशिप फाइंड किया हुआ है, मालूम एग्जामिन किया है कि नोजोकोमल इन्फेक्शन वो जो हॉस्पिटल में पेशेंट को हो जाते हैं, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी कहते हैं डिजीज रेट को, मॉर्टिलिटी कहते हैं डेथ रेट को, और हायर हॉस्पिटल कॉस्ट, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमारे पास, ये एक रिसर्च टॉपिक है, इस पे रिसर्च हुआ है बाकायदा। तो अगर इसका रिलेशनशिप मैंने मालूम करना है तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास रिसर्च है, तो वहां से मैं क्या कर सकता हूं, इन फिनोमिनास के आपस में रिलेशनशिप को फाइंड कर सकता हूं। तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है जो कि हमें एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। अगर मैं कहूं कि नोजोकोमल इन्फेक्शन की वजह से डिजीज रेट हॉस्पिटल में ज्यादा हो रहा है तो इसके बिहाइंड एक रिसर्च होगी, तब मैं ये बात कहूंगा। खुद से मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी ऐसी बात जिसके बिहाइंड आपके पास एविडेंस ही ना हो तो वो बात फिर आपकी नहीं मानी जाती, वो उतना वजन नहीं रखती। तो ये हमारे पास जो स्टडी होगी या इंफॉर्मेशन होगी ये आएंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से। इसके बाद हमारे पास है प्रिडिक्शन। तो कुछ इस तरह की रिसर्च स्टडी होती है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, चांसेस चेक करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। दिस एग्जामिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम अकरिंग इन स्पेसिफिक सिचुएशन। किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में हमारे पास एक आउटकम के कितने चांसेस हैं, तो वो हम प्रेडिक्टिव स्टडी या प्रोबेबिलिटी स्टडी रिसर्च में हम फाइंड करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉमन इन एपिडेमियोलॉजी in which specified risk factor predict the occurrence of a disease। देखो ये हम एपिडेमियोलॉजी में अक्सर ये प्रिडिक्टिव स्टडी वगैरह करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर को देखा जाता है और ये चेक किया जाता है कि हमारे पास जो है एक आउटकम के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। और जब एक दफा जब हमें प्रोबेबिलिटी का पता चलता है तो उसी के मुताबिक फिर हम आउटकम को भी मेजर करते हैं और उसी के मुताबिक हम उसके लिए हिकमत अमली बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फाइंड कर ले कि हमारे पास इस साल डायरिया से कितने लोग जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं रिस्क फैक्टर। जितने ज्यादा लोग ज्यादा रिस्क पे होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर उसी के मुताबिक हम आउटकम सेट करते हैं कि इतने डिजीज हमारे पास, इतने पेशेंट में डिजीज हो सकता है ये डायरिया का, और इसके लिए हम क्या हिकमत अमली करें। तो ये प्रिडिक्टिव रिसर्च हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जिस तरह अगर कोई बंदा कहे कि ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी प्रिडिक्ट हायर रेट ऑफ हार्ट डिजीज, कि अगर एक बंदा आपको कहे कि मोटापा और इनएक्टिविटी जो होती है, जो लोग काम नहीं करते, तो उसमें हार्ट के डिजीज ज्यादा होते हैं, दिल के, तो आप उसके साथ कैसे मानोगे। वो आपको कहेगा देखो ये रिसर्च साबित हुआ है कि रिलेशनशिप या प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट डिजीज इन दोज पेशेंट विद ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी, तो इस पे भी बहुत से रिसर्च हो गए होंगे। तो ये फिर आपको एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस शो करता है, आपको एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ये जो बात आप कह रहे हो इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या एविडेंस है। और लास्ट हमारे पास है कंट्रोल। कंट्रोल इज द एबिलिटी टू स्पेसिफाई हाउ टू प्रोड्यूस अ डिजायर आउटकम। कंट्रोल इज डिपेंडेंट ऑन प्रिडिक्शन। देखो रिसर्च हमें यह भी प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह एक आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह कोरोना अभी आया था तो इसके कंट्रोल के लिए डिफरेंट हिकमत अमली बनी थी, तो वो कुछ इस तरह तो नहीं बनी थी कि एक बंदे ने खुद से कह दिया, नहीं, लोगों ने पहले रिसर्च किया था कि अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शन आ जाए जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस तरीके से स्प्रेड होता है तो उसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे। सही है। तो कंट्रोल क्या होता है
कंट्रोल हमें ये बताता है कि हम किस तरह एक डिजायर आउटकम को लेकर आ सकते हैं, और कंट्रोल हमेशा बनता है प्रिडिक्शन पे। क्या एग्जाम्पल देख ले कि द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज इज रिड्यूस्ड व्हेन लेवल ऑफ ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी आर कंट्रोल, और व्हेन पीपल आर नॉर्मल वेट एंड दे एक्सरसाइज। देखो प्रोबेबिलिटी में हमने ये पढ़ा कि इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनमें ओबेसिटी होती है और जिनकी जो इनएक्टिव होते हैं। सही है। अब कंट्रोल में हम फिर क्या करते हैं, कंट्रोल में ये करते हैं कि देखो अगर ओबेसिटी और इनएक्टिविटी की वजह से हार्ट डिजीज होते हैं तो हार्ट डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर ओबेसिटी को कम किया जाए और पेशेंट को ज्यादा एक्टिव बना दिया जाए या लोग ज्यादा एक्सरसाइज करें। तो ये होता है कंट्रोल स्टडी। तो किसी भी डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए भी फिर आपको रिसर्च जो है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च है जो हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस देते हैं कि जो प्रैक्टिस हम परफॉर्म करें या किसी पर्सन के साथ जो बात हम करें तो उसके बिहाइंड हमारे पास क्या लॉजिक है, हम वो बात किस लॉजिक पे कर रहे हैं, तो वो हमें रिसर्च से मिलता है। अब हमारे पास है वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग। जिस तरह मैंने आपको शुरू से कहा कि सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं नर्सिंग में, तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशन, रस्म रिवाज। दिस रिप्रेजेंट नॉलेज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड बिलीफ दैट कम फ्रॉम कस्टम एंड ट्रेंड। ये हमारे पास वो नॉलेज, ये नॉलेज किस बिहेव पे होता है, ये ट्रुथ और बिलीफ के बेस पे होता है जो रस्म रिवाज से, ट्रेंड से, कल्चर वगैरह से चलते आ रहे हैं। Developed with past experience, however, units are set according to traditional rules might not be effective and efficient. देखो जितने भी हमारे पास वेज हैं जहां से नॉलेज आता है उनके नुकसान भी होते हैं। अब अगर एक बंदा ट्रेडिशनल नॉलेज फॉलो करता है, जिस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि जी सफाई वगैरह का ख्याल रखना है, सही है, या पहले वक्तों में हमारे पास जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती थी तो वो अभी भी कहीं कहीं पे हम यूज करते हैं। हम डिफरेंट हर्ब्स को स्टडी करते हैं कि उसको हम किस तरह यूटिलाइज करें पेशेंट के केयर के लिए। लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि कभी कभार ट्रेडिशनल रूल्स हमारे पास वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, वो इतने इफिशिएंट नहीं होते। सही है। तो जरूरी है कि जो ट्रेडिशन से हमें नॉलेज आया है उस पर भी रिसर्च परफॉर्म किया जाए कि हम किस तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह ट्रेडिशनल चीजों में अच्छी अच्छी चीजों को पिक कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो सोर्स है वो है अथॉरिटी। वो लोग जिनके पास अथॉरिटी होती है वो भी हमें बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमारे पास नर्सिंग मैनेजर, नर्सिंग डायरेक्टर हो गया, वो डिफरेंट रूल्स आपको बताते हैं ना, इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं, फिर आप उसको फॉलो करते हो। तो ये भी एक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है नर्सिंग में। लाइक अ पर्सन विद एक्सपर्टीज एंड पावर हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन एंड बिहेवियर। मतलब वो लोग जिसके पास पावर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ओपिनियन और बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, तो वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नुकसान क्या होगा, बट मे हैव द इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट वैलिडेट फ्रॉम रिसर्च। लेकिन वो कभी कभार आपको वो इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं जिसकी बिहाइंड कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रिसर्च बेस नहीं होता, तो ये आपको वो नॉलेज भी देख सकते हैं। तो वो आप लोगों ने फिर देखना है। देखो इससे एमसीक्यूज इस टाइप आएगा कि आपके पास वे ऑफ नॉलेज जो है उसमें कहेंगे कि अथॉरिटी में क्या क्या उससे नुकसानात होंगे, तो फिर आपसे कह सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपर्ट पर्सन हमें जो इंफॉर्मेशन दे वो रिसर्च बेस हो, तो ये उसमें एक ड्रॉबैक है। तो इस टाइप के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। सही है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, क्या है, बारोइंग। के बारो हम करते हैं तो हम नर्सिंग में साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं जी, हम नर्सिंग में फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। तो हालांकि साइकोलॉजी तो एक अलग फील्ड है, फार्माकोलॉजी फार्मेसी तो एक अलग फील्ड है, लेकिन हम उन फील्ड से कुछ ना कुछ अपने फील्ड रिलेटेड क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो ये भी एक वे ऑफ नॉलेज है, इसको कहते हैं बारो। बारोइंग इज नर्सिंग इन्वॉल्व द appropriation and use of knowledge from other field or discipline to guide nursing practice।
इसमें क्या है, बट डिफिकल्टी टू सेट बाउंड्री। इसका एक नुकसान ये है, फायदा तो ये है कि जिस तरह हम साइकोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो ये एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करने के लिए हम वहां से इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेते हैं। इसका नुकसान ये है कि इसमें बाउंड्री सेट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं होता कि मैंने कौन कौन सी चीज वहां से लेनी है, उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। पता होता है लेकिन मुश्किल से आप बाउंड्री सेट करते हो, तो ये एक ड्रॉबैक है बोरोइंग का। इसके बाद ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसे कहते हैं कि आप चीजें आजमाते जाते हो और जो चीज काम करना स्टार्ट कर दे फिर इसको फॉलो करते हो, बाकी छोड़ देते हो, तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर इज एन अप्रोच विद अननोन आउटकम दैट इज यूज्ड इन अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन विच अदर सोर्स ऑफ नॉलेज आर अनअवेलेबल। ट्रायल एंड एरर हम तब यूज करते हैं कि वहां पे क्या करते हैं, हम एक चीज यूज कर ली, हाँ अगर उसने फायदा किया सही है, फायदा नहीं किया तो उसको छोड़ के दूसरी चीज स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई इन्फेक्शन है ना, और उस इन्फेक्शन का आपको एंटीबायोटिक का अगर नहीं पता, सही है, तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, 2 दिनों 3 दिनों तक चलता रहता है। अगर ठीक हुआ सही है, ठीक नहीं हुआ वो पेशेंट, तो हम उस चेंज करके दूसरे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये तब हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास आवर सोर्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल ना हो, तब हम ये ट्रायल एंड एरर यूज करेंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपके पास टाइम जाया हो सकता है, इसमें पास पेशेंट की हेल्थ रिस्क पे हो सकती है, तो ये दोनों इसका ड्रॉबैक है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद हमारे पास रोल मॉडल हैं, तो कुछ लोग आपके रोल मॉडल होंगे जिससे भी आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज सीखोगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, उनके बिहेवियर को नकल करके, उनके लाइफस्टाइल को नकल करके। तो क्या है, रोल मॉडल इज लर्निंग बाय इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ एन एक्सपर्ट। अगर मैं आपको बात करूं अपनी, तो जिस तरह मैंने पहले BSN की है, अब MSN कर रहा हूं, इंशाल्लाह मेरा इरादा PhD का है और आगे हायर स्टडी का है, तो मेरे भी क्या है, मेरे भी रोल मॉडल है जिसको मैं अपने नर्सिंग फील्ड में फॉलो कर रहा हूं, उन्होंने PhD की हुए हैं। तो क्या होते हैं, रोल मॉडल भी ऐसे लोग होते हैं जिससे क्या करते हैं, जिससे आप काफी ज्यादा नॉलेज को गेन करते हैं। इसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे कोई प्रोसीजर है ना, उसको मैं खुद देख रहा हूं, तो वो मैं क्या करता हूं, उसमें मेरी काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है कि उस प्रोसीजर को मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा। तो इट इन्वॉल्व गेनिंग नॉलेज बाय बीइंग पर्सनली इन्वॉल्व इन एन इवेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। किसी भी सिचुएशन में खुद जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो और नॉलेज गेन करते हो तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस में आता है। फिर इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। नोवाइस, अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हो, फर्स्ट टाइम आप कोई चीज देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आता है नोवाइस में। सेकंड, एडवांस बिगिनर, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको है। थर्ड, हमारे पास कॉम्पिटेंट है कि आप इतने एबल हैं कि आप लॉन्ग रेंज गोल को जनरेट और अचीव कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा अगर आपके पास नॉलेज है तो आप प्रोफिशिएंट हो जाते हो, वेल एक्सपीरियंस हो जाते हो, और कोई भी सिचुएशन फैमिली कम्युनिटी रिलेटेड उसको हैंडल कर सकते हो। अगर उससे भी ज्यादा नॉलेज आती है तो आप बन जाते हो एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट से आगे फिर कोई डिग्री लेवल नहीं है, एक्सपर्ट हायर लेवल ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये हर एक लेवल आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि इसी ही में से भी एमसीक्यूज आता है आपके एग्जाम में। इसके बाद हमारे पास इंट्यूशन है। इंट्यूशन क्या होता है कि इंट्यूशन इज एन इनसाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन और इवेंट एज अ होल दैट यूजुअली कैन नॉट बी लॉजिक कैन बी एक्सप्लेन लॉजिकली। देखो, कभी कभार कुछ चीजें हमारे जहन में चल रही होती हैं, उसको हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वो चीज सही होती है, सही होती है, उसका हमें नॉलेज होता है, लेकिन उसको हम वर्बली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसको इंट्यूशन कहते हैं। गट फीलिंग भी कहते हैं। दैट डज नॉट मीन लेक ऑफ नॉलेज रादर अ डीप नॉलेज। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन ये होता है कि वो आपके वो चीज सिस्टम, वो बात आपके जहन में आ रही होती है, लेकिन इसको आप वर्बली नहीं बता सकते और उस चीज को आप परफॉर्म करते हैं। अक्सर सर्जन जो होते हैं, जब सिचुएशन जो है वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, तो वो इंट्यूशन से बहुत ज्यादा काम लेते हैं। वो अपने आइडिया, अपने जहन के मुताबिक बहुत सी चीजें परफॉर्म करते हैं। तो इस टाइप ऑफ वे ऑफ नॉलेज को कहते हैं इंट्यूशन। इसके बाद हमारे पास रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग के थ्रू भी हम नॉलेज गेन करते हैं।
जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग इज द प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडिया इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन। इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसेस और आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेप वाइज और एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो रीजनिंग के दो टाइप हैं, एक हमारे पास है इंडक्टिव, जिसमें हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अगर हम कहें कि मलेरिया फीवर में एक मरीज के जिस्म में दर्द होता है, तो उसको जो भी फीवर होगा उसके जिस्म में दर्द होगा। तो पहले हमने बात की स्पेसिफिक मलेरिया फीवर की, उसके बाद फिर बात की जो भी फीवर होगा पेशेंट को पेन होगा, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव। सेकेंड हमारे पास है डिडक्टिव, जो हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। अगर हम कहें कि हर बुखार में मरीज को दर्द होता है, तो ये जनरल बात है, लिहाजा पेशेंट को अगर मलेरिया फीवर है तो फिर भी उसको दर्द होगा, तो ये हो गई जनरल से स्पेसिफिक में आना डिडक्टिव। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें सर जो उसमें पेशेंट में इंजरीज बहुत ज्यादा आती है, सर की इंजरीज बहुत ज्यादा आती है। फिर हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट, उसमें इंजरी सर की लाजमी आएगी। तो ये फिर जनरल से आते हैं स्पेसिफिक की तरफ। सही है। इस भी एक्सप्लेनेशन में अभी आपको यहां पे दिखा भी दूं, यहां आप इसके एग्जांपल देख ले कि इंडक्टिव मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। क्या? अ हेडेक इज एन अल्टर्ड लेवल ऑफ हेल्थ दैट इज स्ट्रेसफुल। हेडेक जो है ये इस हेल्थ में मतलब प्रॉब्लम आ जाती है जो कि काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। दूसरा, टर्मिनल इलनेस इज एन अल्टर्ड लेवल ऑफ हेल्थ दैट इज स्ट्रेसफुल। एक पर्सन जो टर्मिनल इल होता है, मतलब लास्ट स्टेज डिजीज पे होता है, वो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। तो ये दो स्पेसिफिक कंडीशन है। अब आ जाते हैं जनरल की तरफ कि इट कैन बी इंड्यूस दैट ऑल अल्टर्ड लेवल ऑफ हेल्थ आर स्ट्रेसफुल, कि हेल्थ में जो भी मसला होगा आपको स्ट्रेस होगा। पहले हमने की स्पेसिफिक बात, सर में दर्द होगा जो कि आपके हेल्थ में मसला है, तो आप स्ट्रेस में होंगे। कोई बड़ी डिजीज है जो कि हेल्थ में मसला है, तो आप स्ट्रेस में होंगे। तो इससे हमने अखज़ किया कि जो भी आपके हेल्थ में मसला होगा उसकी वजह से आप स्ट्रेस में होंगे। तो ये इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। सेकेंड है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक में। जिस तरह ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस लॉस, जितने भी लोग होते हैं उनको लॉस होता है। ऑल एडोलेसेंट आर ह्यूमन बीइंग, तो जितने भी एडोलेसेंट एज है हमारे पास, जो एडल्ट से पहले एज है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, लिहाजा एडोलेसेंस को भी लॉस होता है। तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जिस तरह अगर हम कहें कि फीमेल्स में, वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। दूसरा, हमारे पास जो 18 साल की गर्ल्स जो है वो भी वुमेन में आती है, लिहाजा 18 साल की लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। तो ये फिर आ गए आप डिडक्टिव में। पहले बात जनरल की हो गई थी, जनरल से अब आ जाते हैं स्पेसिफिक में। अगर मैं आपको कहूं कि सर्जरी के पेशेंट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, एपेंडेक्टोमी जो है हमारे पास वो भी एक सर्जरी है, लिहाजा एपेंडेक्टोमी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा। तो ये आ गए जनरल से हम स्पेसिफिक की तरह। इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और इससे आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, लिहाजा जहन में इसका कंसेप्ट आप याद रख ले। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट आर नर्सिस रोल इन रिसर्च प्रोसेस, कि नर्सिस जो होते हैं तो वो अपनी डिग्री के लिहाज से कौन कौन से डिग्री में, जिस तरह बीएसएन हो गया, एमएसएन हो गया, पीएचडी हो गया, तो हर एक डिग्री में किस लेवल तक रिसर्च में खुद को इन्वॉल्व रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, the level of research involvement increases with each successive level of advanced educational preparation। जो को अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक जैसे ही आपकी नर्सिंग एजुकेशन हाई लेवल तक जाएगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च बढ़ जाएगी। जिस तरह हमने बीएसएन में एक मिनी प्रोजेक्ट किया था रिसर्च का, अभी एमएसएन में हमारा रिसर्च जो है वो प्रॉपर रिसर्च हम परफॉर्म करेंगे, और पीएचडी में फिर हाई लेवल ऑफ रिसर्च होता है। सही है। तो ये हमारी इन्वॉल्वमेंट है रिसर्च में। हाउ एवर हैविंग बीएसएन प्रिपरेशन डज नॉट प्रिक्लूड
बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन हायर लेवल ऑफ रिसर्च। देखो बीएसएन लेवल पे आप हायर लेवल ऑफ रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन एक लेवल तक आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे, आपको सीखना होगा। जिस तरह अब हम आ जाते हैं लोअर लेवल से, अगर आप डिप्लोमा बेस पे रिसर्च करते हैं या एसोसिएट डिग्री बेस में, तो वहां पे आप डेटा को कलेक्ट करते हैं सिंपली, फिर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थे, और अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ रिसर्च, और डिफरेंट रिसर्च स्टडी कर लेते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। सिर्फ आपका ये काम होता है। लेकिन जब आप हायर लेवल में जाते हैं बैचलर डिग्री में, तो वहां पे क्या होता है कि अप्लाई फाइंडिंग टू प्रैक्टिस, जो फाइंडिंग आपने रिसर्च से स्टडी की, डिफरेंट रिसर्च से, उसको आप प्रैक्टिस पे अप्लाई करोगे कि इस रिसर्च में इस प्रैक्टिस के बारे में ये बात हुई थी। शेयर फाइंडिंग एंड इंटरप्रेट एंड एवेलुएट रिसर्च फॉर प्रैक्टिस, और जो रिसर्च होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करो, उनकी एवेलुएशन करो कि किस तरह मैं उस रिसर्च को प्रैक्टिकली चीजों में लेकर आ सकता हूं। तो ये आपकी बैचलर लेवल पे क्या होगा, रिसर्च होगा। मतलब रिसर्च है लेकिन एक मिनी प्रोजेक्ट इसको हम कह सकते हैं। फिर मास्टर डिग्री में क्या होता है कि कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, फैसिलिटेट एक्सेस टू क्लाइंट, कोलैबोरेट विद अदर इन्वेस्टिगेटर, फैसिलिटेट रिसर्च, प्रोवाइड कंसल्टेशन, एनालाइज एंड रीफॉर्मुलेट प्रॉब्लम। तो इसमें हम प्रॉपर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर हम उसमें कोलैबोरेट करते हैं। जिस तरह मास्टर लेवल पे आपका अपना प्रिसेप्टर्स होता है, सही है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपका रिसर्च बोर्ड होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें फिर आप डिफेंस करोगे अपनी थीसिस वगैरह को। तो प्रॉपर रिसर्च आपका कहाँ पे होता है, मास्टर डिग्री में होता है। और फिर डॉक्टरल डिग्री में क्या होता है, एक्सटेंड साइंटिफिक बेसिस, डेवलप मेथड टू मेजर नर्सिंग फिनोमेना, प्रोवाइड लीडरशिप। इसमें फिर हम साइंटिफिक रिसर्च परफॉर्म करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, और जितनी भी नर्सिंग फिनोमेना है उनमें लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। कोई वो इंप्रूवमेंट या कोई नई चीज लेकर आते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, जिसका हमारे फील्ड को फायदा हो, तो वो डॉक्टर लेवल पे होता है। हमारे पास जो हायर लेवल ऑफ रिसर्च है, जिसको एक्सपेरिमेंटल टाइप्स के जो रिसर्च होते हैं ना, तो वो सारे के सारे डॉक्टर डिग्री लेवल पे क्या करते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि नर्सिंग में रिसर्च को इतनी प्रायोरिटी हम क्यों देते हैं। हमारा काम तो पेशेंट की केयर होता है, तो रिसर्च का क्या हमारा काम। तो आप लोग सुन ले कि नर्सिंग को अगर इंप्रूव करना है एज अ प्रोफेशन, तो रिसर्च बहुत जरूरी है, हमें रिसर्च करना होगा। नर्सिंग प्रैक्टिस को अगर हम इंप्रूव करेंगे, उसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, हमने रिसर्च करना होगा, नई नई चीजों का हमें पता चलेगा, तब ही हमारा प्रैक्टिस इंप्रूव होगा। और पेशेंट आउटकम, और जब हम नई नई चीजों को देखेंगे, नए नॉलेज, एडवांस नॉलेज को यूज करेंगे, एडवांस मशीनरी वगैरह को यूज करेंगे, हमारे पास नई नॉलेज आएगी, तो पेशेंट आउटकम आप हमारे पास इंप्रूव होगा। तो इन तमाम चीजों को इंप्रूवमेंट के लिए हम नर्सिंग रिसर्च को प्रायोरिटी देते हैं अपने नर्सिंग फील्ड में। इसके बाद evaluate and improve nursing care based on new and credible knowledge। तो वही बात कि नर्सिंग रिसर्च हम इसलिए देते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि जो हम नर्सिंग केयर को न्यू और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नॉलेज है उसके मुताबिक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइड एविडेंस ऑन विच टू बेस और नर्सिंग केयर, मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस परफॉर्म करना। कोई भी प्रैक्टिस परफॉर्म करो तो उसके बिहाइंड आपके पास रिसर्च स्टडी होनी चाहिए। ऑफर क्वालिटी एंड कास्ट कंटेनमेंट प्रैक्टिस, हम किस तरह अच्छे से अच्छे और बेहतर क्वालिटी का केयर, जिसमें पैसे भी कम लगे, वो केयर किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हेल्प नर्सिंग टू अचीव इट्स ओन प्रोफेशनल आइडेंटिटी, कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इसकी अपनी आइडेंटिटी हो, तो उसकी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए और उसको अचीव करने के लिए नर्सिंग रिसर्च बहुत जरूरी है। हेल्प टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग में हमने कौन कौन सी चीजें किस लेवल तक परफॉर्म करनी होगी, तो ये बाउंड्री हमें रिसर्च के थ्रू पता चलेगी। डिफाइन द पैरामीटर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नर्सिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें नर्सिंग रिसर्च से मालूम हो सकता है।
तो ये फिर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि नर्सिंग रिसर्च की नर्सिंग में प्रायोरिटी किस वजह से है, इन तमाम चीजों की इंप्रूवमेंट की वजह से है। अच्छा, तो नर्सिंग रिसर्च हमारे पास एक प्रोसेस है, स्टेप वाइज एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि हमने शुरू में बताया। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस के रिसर्च प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, कौन से इशू को आपने डिस्कस करना है और आपकी रिसर्च का पर्पस क्या होगा, मकसद क्या होगा। इसके बाद फिर बात आएगी लिटरेचर रिव्यू पे। लिटरेचर रिव्यू इसे कहते हैं कि अपने टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डिफरेंट रिसर्च को स्टडी कर लेते हैं और हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो हमें मालूमात मिलती है तो वो हम लिख लेते हैं, उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। इसके बाद हमारे पास होता है स्टडी फ्रेमवर्क कि हमारे पास स्टडी फ्रेमवर्क क्या है, हमने किस किस चीज को स्टडी करनी है, उसको कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे। इसके बाद हम लिख लेते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को। रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि उन क्वेश्चन का आंसर हमने उस रिसर्च में फाइंड करना है, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने इस रिसर्च में कवर करना है। इसके बाद हमारे पास होगा स्टडी वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल जो हमारे रिसर्च स्टडी को या हमारे रिसर्च प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे डेटा वगैरह को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम एजम्पशंस बनाते हैं, सही है, एजम्पशंस जो कि हमारे पास क्या होती है, हमारे रिसर्च टॉपिक रिलेटेड होती हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन होता है कि हमने किस टाइप की स्टडी परफॉर्म करनी है, जो आगे आने वाले यूनिट्स में ये तमाम के तमाम स्टेप्स डिटेल के साथ होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको पता चले कि रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन के आप कोहोर्ट स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, केस कंट्रोल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, जो आप लोग ऑलरेडी एपिडेमियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इसके बाद पॉपुलेशन क्या होगा, सैंपल क्या होगा, बायोस्टेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन हमारे पास क्या है कि जिसके लिए हम रिसर्च करते हैं, तो उसी में से जो ग्रुप ऑफ पीपल लेते तो वो सैंपल होता है। आपके मेथड ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होंगे, डेटा कलेक्ट आप किस तरह करेंगे, फिर उस डेटा को एनालिसिस किन किन सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, जो आपका रिसर्च आउटकम है तो कौन कौन से आउटकम आपके रिसर्च आउटकम होंगे। फिर उसके बाद उन रिसर्च आउटकम को आप इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, डिसमिनेट कहते हैं इंटरप्रेट, उनसे रिजल्ट अखज़ करना, वो किस तरह निकालेंगे। और एंड में लिमिटेशन कौन कौन से आपके लिमिटेशन होंगे आपके स्टडी के। तो ये क्या है, ये हमारे पास नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस है। नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस में ये एक एक स्टेप हमने इसी तरह परफॉर्म करना होता है जिस तरह इसमें दिया है, और ये तमाम के तमाम रिसर्च प्रोसेस को आप इसी पूरे 7 सेमेस्टर के नर्सिंग सब्जेक्ट में डिटेल के साथ पढ़ोगे। जब ये नर्सिंग रिसर्च 7 सेमेस्टर का आप पढ़ लो तो रिसर्च परफॉर्म करना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस दी है, पहले रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस होता है, सेकेंड स्टेप पे लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, फिर स्टडी फ्रेमवर्क हमारे पास बनता है, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं, फिर स्टडी वेरिएबल्स हम देखते हैं, फिर उसके बाद एजम्पशंस बनते हैं, फिर रिसर्च डिज़ाइन होता है कि आप कौन से डिज़ाइन पे स्टडी करोगे, कोहोर्ट होगा, केस कंट्रोल होगा, फिर आपके पास पॉपुलेशन एंड सैंपल की बात आती है, फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट कौन सा मेथड यूज करना है, डेटा कलेक्शन किस तरह करोगे, उस डेटा को एनालिसिस किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे जिस तरह हमारे पास SPSS वगैरह होते हैं। इसके बाद आपकी रिसर्च के आउटकम क्या होंगे, फिर उन आउटकम का आप रिजल्ट क्या निकालोगे, आपकी रिसर्च के कौन कौन से लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो 2 स्लाइड है ना, तो इसका सीक्वेंस आप लोगों को MCQs के लिए पता होना चाहिए। और लास्ट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट पार्ट का, तो वो है कि नर्सिंग प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस की कंपैरिजन। तो नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर ऑफ BSN में पढ़ा है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, एवेल्युएशन हमारे पास जो है ना, या इंटरवेंशन की जगह इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। तो नर्सिंग प्रोसेस में जो हमारे पास डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन होती है, तो वही रिसर्च प्रोसेस में क्या होती है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नर्सिंग के नर्सिंग फील्ड में हमारे पास जो नॉलेज है वो होता है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसमें फिर नर्सिंग डायग्नोसिस प्लान होता है, इसमें हम पहले प्रॉब्लम फाइंड करते हैं,
फिर उसके बाद पर्पस बताते हैं कि ये प्रॉब्लम मैंने क्यों चुना, मैंने ये रिसर्च प्रॉब्लम क्यों चुना। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस में, तो वो प्लानिंग का होता है कि हम कोई प्लानिंग करते हैं ना कि इस पेशेंट की डिजीज जो डायग्नोज आ गए तो इसको कैसे मैं ट्रीट करूं। इसमें क्या होता है, रिसर्च के लिए प्लानिंग करते हो कि मतलब मेथड्स कौन सा यूज होगा, डिजाइन कौन सा होगा, सैंपल कौन सा किस साइज का होगा, कहां से लूंगा, मेजरमेंट क्या क्या मेजरमेंट मैं करूंगा। सही है। इसके बाद जो नर्सिंग प्रोसेस में इंप्लीमेंट करते हो ना, प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करते हो ना जो आपने प्लानिंग की होती है, तो वही रिसर्च प्रोसेस में आपने जो प्लानिंग की कि डेटा किस तरह कलेक्ट करूंगा, आप डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर लेते हो और उस डेटा की एनालिसिस आप करते हो। जो नर्सिंग प्रोसेस में एवैल्यूएशन होता है कि आया आपने जो प्लानिंग की थी वो सही थी या नहीं। यहाँ पे आउटकम होता है और आउटकम के फाइंडिंग्स होते हैं कि आया आपके रिसर्च में जो आउटकम आए उसका फायदा हुआ या नहीं। तो एमसीक्यूज जो हैं वो इस टाइप के आएगा यहाँ पे कि वहां पे वो आपको बताएंगे कि जिस तरह नर्सिंग प्रोसेस में प्लानिंग होती है, रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, तो रिसर्च प्रोसेस में ये चीजें होती हैं। ये आपको एमसीक्यूज का पता होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन में ये होता है, रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, तो ये आपको पते होने चाहिए। दोनों कंपैरिजन है रिसर्च प्रोसेस और नर्सिंग प्रोसेस में। अब अगर आप कहे कि सर आपने तो रिसर्च प्रोसेस बता दिया, रिसर्च प्रोसेस का मतलब क्या है, तो रिसर्च प्रोसेस का मतलब है सीरीज ऑफ वेरियस एक्शन विच आर नेसेसरी टू इफेक्टिव रिसर्च वर्क। रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज। Various steps involved in research process are not mutually exclusive, nor they are separate and distinct. क्या होता है कि रिसर्च प्रोसेस हमारे पास वो स्टेप्स हैं जो रिसर्च में हम परफॉर्म करते हैं, जिसके बेस पे हम रिसर्च स्टडी करते हैं, जिसमें हर एक स्टेप दूसरे स्टेप्स के साथ कनेक्ट होता है, और वो स्टेप प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बता दिए। और इसकी करेक्ट सीक्वेंस ये है, देखो ये फर्स्ट स्टेप जिसमें हम रिसर्च नीड ऑफ रिसर्च शो करते हैं कि रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम कौन सा है। फिर इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। फिर रिसर्च डिजाइन, कौन सा डिजाइन हम यूज करेंगे। फिर स्टेप हमारे पास इंफॉर्मेशन टाइप सोर्स हमारा कौन सा होगा, कहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। देखो ये जितने भी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड स्टेप इसके साथ जो लिखे हैं ना, तो ये फिर आपको एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। सिक्स स्टेप इसका क्या है, मेथड ऑफ एसेसिंग डेटा। डेटा के तो मैं कलेक्ट करूंगा जगह का, तो मुझे पता चल गया किस टाइप का डेटा मैं के लूंगा, कैसे लूंगा, क्वेश्चनियर के थ्रू लूंगा, वीडियो के थ्रू लूंगा, कॉल करूंगा उस लोगों से, उससे मैं कॉल के थ्रू लूंगा उनसे। इसके बाद क्या है, हमारे पास डेटा कलेक्शन का फॉर्म, किस तरह आप उसको मतलब क्वेश्चनियर किस तरह बनाओगे। 8 स्टेप फिर आपके पास आ जाता है, सैंपल कितना होगा, कहां से होगा, कितनी साइज होगी। इसके बाद सैंपल का डेटा आप किस तरह कलेक्ट करोगे। फिर उस डेटा को आपने जब कलेक्ट किया तो वो किस टाइप का डेटा था। उसके बाद 10th स्टेप आ जाता है, उस डेटा को एनालाइज आप कैसे करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। और 11 स्टेप क्या है कि आप फाइनल रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाओगे और उससे रिजल्ट किस तरह अखज़ करोगे। तो ये स्टेप वाइज रिसर्च का एक मेथड होता है। देखो ये जितने भी ये 12 स्टेप्स हैं ना, तो ये रिसर्च के स्टेप्स जो है ना, ये MSN में ये फॉलो होते हैं, ये मास्टर में फॉलो होते हैं। लेकिन इनके स्टेप्स का पता आपको होना चाहिए और हर एक स्टेप का क्या मतलब है। ये पूरे के पूरी रिसर्च में हम ये तमाम के तमाम स्टेप्स को बार बार रिपीट करेंगे। तो नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट में फिर आप लोगों को नर्सिंग रिसर्च के बारे में काफी हद तक मालूमात मिल जाएगी। ये नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट यूनिट था, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। तो फर्स्ट यूनिट में हमने ये ऑब्जेक्टिव्स कवर किए जो आप लोगों ने अभी पढ़ लिए। इसके बाद इस यूनिट का सेकंड पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां से जाकर आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। सही है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस यूनिट का वीडियो लिंक जो है ना, उसको आप अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इससे फायदा ले सके। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।